नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और बात किसका होगा बंगाल मुद्दे की बात में आज हम यही बात करने वाले हैं, क्योंकि बंगाल में अब 2 चरण में ही चुनाव 294 सीटों पर और मतदान के बाद जो रिकॉर्ड वोटिंग का परसेंटेज आया है उसके बाद अब ये सब लोग अब इसका आकलन कर रहे हैं कि इस रिकॉर्ड वोटिंग का मतलब क्या है। 2021 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो दूसरे फेज में जो 142 सीटों पर चुनाव हुआ उसमें तृणमूल कांग्रेस ने उन सीटों पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। तृणमूल कांग्रेस ने 123 सीटों पर जीत दर्ज की थी इन 142 सीटों पर जिन पर मतदान आज हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी को केवल इसमें से 18 सीटें ही मिल पाई थी और 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। इसी क्षेत्र की बदौलत ममता बनर्जी ने सत्ता की हैट्रिक पूरी की थी, इसलिए इस बार यह चरण काफी निर्णायक माना जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 294 सीटों पर, और पहले चरण का मतदान 23 तारीख को हुआ था। रिकॉर्ड मतदान हुआ था, 92% मतदान हुआ था। तो उसके बाद यह साफ हो गया था कि दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड मतदान होगा। बीजेपी ये कह रही है कि इस बार भयमुक्त चुनाव हुआ है और उसकी वजह से लोग घरों से बाहर निकलकर वोट देने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचे, और ये जो लोग वो थे जो कि डर की वजह से वोट करने के लिए नहीं निकलते थे और भारतीय जनता पार्टी की हार होती थी। इसलिए इस बार बीजेपी के जो वोटर्स हैं, जो ममता बनर्जी से नाराज हैं, वो लोग वोट देने के लिए बाहर निकले और ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ उन लोगों ने वोट किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार किया गया और जबरदस्त पोलिंग भी हुआ। मतदान केंद्रों पर जो लंबी लंबी कतारें देखने को मिली वो आप देखिए और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। महिलाओं के वोट को काफी अहम माना जा रहा है इस चुनाव में कि महिला वोट जिधर जाएगा वही इस बार जीतेगा। और इस बार का जो दूसरा चरण है उसमें ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट भी है। उत्तर कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नादिया, हुगली, हावड़ा और पूर्वी बर्धमान, ये तमाम इलाके हैं जहां पर दूसरे चरण में वोटिंग हुई, रिकॉर्ड मतदान हुआ है। और इस रिकॉर्ड मतदान की वजह से ये चुनाव काफी अहम हो गया। ममता बनर्जी का गढ़ ये दूसरे फेज का रहा जहां पर 123 सीटें जीती थी, तो इसलिए ममता बनर्जी को काफ़ी उम्मीदें इस फेज से रही। और दूसरी चीज़ कि पहले फेज में भी ममता बनर्जी काफ़ी आगे थी। पिछले बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 59 सीट जीती थी जो 152 सीटों पर चुनाव हुआ था, लेकिन दावा इस बार बीजेपी का है कि 110 सीटों पर वो चुनाव जीतेगी। ये दावा अमित शाह ने किया था कि 110 सीटें भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आएंगी जब नतीजे आएंगे। इस तरह का जो रिकॉर्ड हुआ है और उनके जो अपने सोर्सेज से पता चला है और जो उन लोगों ने अपना अध्ययन किया है। तो पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान में पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद सियासी चर्चा भी अब एक तेज हो गई है। बड़ा सवाल यही कि क्या इस चुनाव में बीजेपी बाजी पलट सकती है या तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर चौथी बार सत्ता में वापसी करेगी। दूसरा चरण बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें शहरी केंद्र और राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं। ये क्षेत्र अक्सर आखिरी नतीजों को तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। सियासी दलों ने यहां जमकर चुनाव प्रचार किया और चुनाव प्रचार के दौरान ध्यान केंद्रित किया। कई निर्वाचन क्षेत्रों में कड़े मुकाबले भी देखे जा रहे हैं, खास करके दक्षिण बंगाल में जो कि तृणमूल का गढ़ माना जाता है, यूं कहें मजबूत गढ़ माना जाता है। वहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 2019 का लोकसभा चुनाव, 2021 का विधानसभा चुनाव और फिर 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके आंकड़े ये बताते हैं कि ये जो इलाका है उसमें तृणमूल की का दबदबा रहा है। स्ट्राइक रेट और वोट शेयर एनालिसिस से भी ये साफ हुआ कि फेज 2 बीजेपी की जीत के लिए अगर बीजेपी को सरकार बनाना है तो उसके लिए एक बड़ा स्विंग चाहिए इन इलाकों में। जो सेकेंड फेज है उसमें तृणमूल की शुरुआती बढ़त काफ़ी मजबूत नजर आती कि जो पीछे का चुनाव का जो नतीजा है उसके आधार पर कोलकाता से लेकर हुगली और उससे आगे तक
इस चरण में कई ऐसी जरूरी सीटें शामिल हैं जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों पर गहरा असर डाल सकती हैं। तो खेल किस मोड़ पर है, आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि पहला चरण का जो बम्पर वोटिंग है और उसके बाद दूसरे चरण में भी जो बम्पर वोटिंग है, तो ये रास्ता किसके लिए आसान बनाता है और किसके लिए बड़ी चुनौती बनाता है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। तो ये रिकॉर्ड मतदान की बात हम कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान जुटेंगे। आज जो दूसरे फेज की वोटिंग हुई उसमें 3 करोड़ 21 लाख के आसपास मतदाताओं ने अपने मताधिकार का जो प्रयोग किया उसमें अपने अपने हिसाब से वोट किया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में थे, काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन किया, पूजा की। उसके बाद फिर गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए वो हरदोई आए और हरदोई में लोगों को संबोधित उन्होंने किया और वहां पर भी उन्होंने जो बातें कही हैं उससे भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने कहा कि जो रिकॉर्ड वोटिंग हुई है उस रिकॉर्ड वोटिंग का संदेश है कि लोग अब भय से मुक्त होना चाहते हैं और उस भय से मुक्त होने के लिए ही उन लोगों ने वोटिंग की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के उत्सव का भी अहम दिन है। बंगाल में दूसरे चरण का जो मतदान उस समय हो रहा था उसके बारे में उन्होंने कहा कि भारी मतदान हो रहा है, निर्भीक वातावरण में लोग वोटिंग के लिए अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, भयमुक्त होकर लोग इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। देश के संविधान और देश को मजबूत होते लोकतंत्र का ये पुण्य प्रतीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और काफ़ी उत्साहित भी दिखाई दिए। जो गुजरात का नतीजा आया है, नगर निकाय चुनाव में 80 से 85% नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और जिस तरह से पिछली बार आम आदमी पार्टी ऐसा लग रहा था कि बड़ी मजबूती के साथ इमर्ज कर रही है और इस चुनाव में वो मजबूती के साथ टक्कर देती, तो आम आदमी पार्टी का भी सूपड़ा साफ हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत, तो इससे भी काफ़ी उत्साहित भारतीय जनता पार्टी है और इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन उधर ममता बनर्जी भी काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं और उनकी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, वो लोग भी यही कह रहे हैं कि दीदी चौथी बार सत्ता में आ रही हैं। बहरहाल अब जनता के मन में क्या है और किस आधार पर उन लोगों ने वोट किया है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसलिए भी कि इस बार SIR के बाद का ये पहला चुनाव है और SIR में जो वोटर लिस्ट से जिन वोटर्स के नाम कटे हैं उन लोगों के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया और इस ट्रिब्यूनल में जाकर उन लोगों को अपनी अर्जी देनी थी, उस पर भी सुनवाई हुई, लेकिन उससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो वोटिंग वाले इलाकों में वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए लंबित 12,90,000 से ज़्यादा आवेदनों में से सिर्फ 1468 को ही क्लियरेंस मिल पाई। 6 अपीलें रद्द हुई। पहले चरण में 14 लाख आवेदन हुई, यानी कि अपील में से सिर्फ 139 को ही हरी झंडी मिल पाई थी। और इस चरण में 3 करोड़ 21 लाख से ज़्यादा वोटर्स जो हैं उन लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए 1448 उम्मीदवारों की किस्मत का उन लोगों ने फैसला कर दिया। 4 तारीख को जब EVM खुलेंगी तब ये पता चलेगा कि किसके दावे में कितना दम रहा है और कौन वहां पर पश्चिम बंगाल में, क्या ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में आएंगी या भारतीय जनता पार्टी वहां पर पहली बार सरकार बना पाएगी। ये 4 तारीख को साफ हो जाएगा और करीब करीब दोपहर होते होते ये परिस्थितियां भी साफ हो जाएंगी। और अब विश्लेषण भी हो रहा है और एनालिसिस भी हो रहा है कि इस वोटिंग का मतलब क्या है और यही आज भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अलग अलग दल के नेता भी हमारे साथ होंगे और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ होंगे। इस चुनाव को लेकर हमने जो चर्चाएं उन लोगों के साथ की है, अब तो आखिरी दौर में अब पता चले कि उन लोगों के पास क्या फीडबैक आया है दावों के अलावे, और उनके जो दावे हैं उसको भी समझा जा सकेगा। शुरू में जो पहला 2 घंटा था उसमें 18% के आसपास, 18.5% के आसपास वोटिंग हुई, तो लगा कि धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन जब दूसरा जो आंकड़ा आया, यानी कि पहले 4 घंटे का 18% के बाद सीधे 40% पहुंच गया अगले 2 घंटे में, तो ये
इस तरह से तेजी से बढ़ता गया और फिर करीब करीब 80 पार हो गया 3 बजे तक। अब आप देखिए कि इस तरह से जो वोटिंग हुई है, तो ये वोटिंग जो हुई है उस वोटिंग से जनता पश्चिम बंगाल की क्या बताने की कोशिश कर रही है और हम लोग या जो पार्टियों के प्रतिनिधि हैं वो लोग क्या समझ पा रहे हैं, आज इसी को समझेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तापस पाल साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस जी स्वागत है। सुब्रत मुखर्जी जी वरिष्ठ नेता हैं पश्चिम बंगाल में टीएमसी के, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। हेमंत गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और आरएसएस समर्थक नीरज प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तापोसदा जरा आप बताइए, इस बम्पर वोटिंग से पहले चरण के बाद दूसरे चरण की जो बम्पर वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड मतदान हुआ है, उससे आप लोग खुश हैं या अंदर कुछ डर है? नहीं, बहुत बहुत खुश हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि पहले जो 2021 में जो ट्रेंड दिखता था वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में वो पोलिंग परसेंटेज वो हाई है ऐसा करके दिखता था। लेकिन इस बार जो ये फेज 2 का इलेक्शन हो रहा है, ये इसमें हिंदू बहुसंख्यक है और हिंदुओं की अगर हिंदू निकल के वोट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि, और इतनी संख्या में कर रहे हैं, तो इसका मतलब ही यही है कि बड़ी संख्या में बदलाव की उम्मीद है। लोग एक बदलाव को चाह रहे हैं। मैं अभी दूसरे काफी न्यूज चैनल्स में देख रहा था और सब जगहों पे एक फीडबैक लेने की कोशिश कर रहा था, तो हमें ये मालूम चला कि जो भी क्यूज में लगे हुए हैं लोग, उनसे जब कोई भी संवाददाता या कोई भी लोग पूछ रहे हैं कि आप इस बार जो मतदान कर रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है, तो लोग एक ही चीज कहते हैं कि बदलाव चाहिए, हमें परिवर्तन चाहिए, हमें कुछ चेंज चाहिए। ठीक है। और कुछ लोग जो कि आज पॉश एरिया में थे कोलकाता साउथ के, तो उसमें वो ये भी कहते थे कि वी नीड चेंज हैज टू बी देयर। इस तरीके के वर्ड्स का यूज था। तो चेंज जो वर्ड था, और उसमें जब कुछ पत्रकारों ने पूछा कि नहीं आप चेंज को थोड़ा सा इलेबोरेट करिए, तो नंबर 1 पे सारे ही लोगों ने ऑलमोस्ट ये कहा कि महिला सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि और दूसरे पॉइंट पे उन्होंने ये कहा कि नौकरी, तो महिला सुरक्षा नहीं होगी तो नौकरी में हमारे बच्चियां जो है वो नौकरी करने के लिए घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो इस तरीके के वो जो है चीजों को एक्सप्लेन करते हुए आज दिखे। और कुछ लोगों ने ये कहा कि यहाँ पे सीनियर सिटीजनों की भारी संख्या है, प्लस जो हॉस्पिटल है जी, वो दैट इज नॉट एनफ टू गिव द सर्विसेज टू आवर सीनियर सिटीजन एंड जो हमारी यहाँ की जनसंख्या है उसके लिए पर्याप्त नहीं है हॉस्पिटल की व्यवस्था। तो हेल्थ केयर जो है वो चरमराया हुआ है और उसके कारण बाहर जाना पड़ता है लोगों को इलाज के लिए। तो ये बहुत बड़ी एक चीज है। अब देखा जाए किस तरीके से होता है। मैं आई एम डैम श्योर आज सारे अभी जो है सारे बड़े चैनल जो है एग्जिट पोल दिखाना भी शुरू कर देंगे। ठीक है, वो आएगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जरा सुब्रत दा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुब्रत मुखर्जी जी बहुत स्वागत है सर, वरिष्ठ नेता है टीएमसी के। सर, बीजेपी के तापुर जी कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसे भी कह रही है कि जो बम्पर वोटिंग हुई है, चाहे वो पहला चरण रहा हो या दूसरा चरण, ये बदलाव के लिए है। आपको क्या लग रहा है सर, आप लोगों का क्या एनालिसिस है? दादा हमें सुन पा रहे हैं सुब्रत दा? मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, उनको फिर से हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जरा हेमंत जी के पास चलते हैं। हेमंत जी जरा बताइए, ये किसके लिए मुश्किल का दौर आप देख पा रहे हैं, इतनी बड़ी वोटिंग जो है, रिकॉर्ड वोटिंग? देखिए, कांटे की टक्कर तो है और बहुत ही जबरदस्त मुकाबला है। अगर आप देखेंगे तो कई हॉट सीटें हैं, उसके बारे में हमें समझना चाहिए। वैसे जहां से भवानीपुर से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं, बहुत सी सीट बहुत टाइट है, मतलब फाइट भी बहुत टाइट चल रहा है। और ये देखना कि इस बार जो परिवर्तन की जो लहर आई है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहां के लोग कह रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ममता बनर्जी यूजुअली
वोट के दिन में 5 बजे, पौने 5 बजे निकलती थी और अपने बूथ में जाकर के वोट देती थी और दिन भर अपने लोगों से उसका फीडबैक लेती थी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि डिप्रेशन जो दिख रहा है कि सुबह 7 बजे से वो हर एक बूथों में जा रहे हैं, जहां जहां जा रहे वहां सुवेंदु अधिकारी भी पहुंच रहे हैं और उन जगहों पर जाने के बावजूद जो देखा जा रहा है कि कहीं कहीं कुछ बातें भी हो रही हैं और जिस तरीके से डिप्रेशन में उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस पर लगाया कि आपको बॉर्डर में होना चाहिए। तो ये पहली बार ऐसा है जिस तरह जब पहली बार टीएमसी के गुंडे या बम नहीं चल रही है या किसी कत्ल गारत की घटनाएं नहीं घटी है। इस बार जो लोगों को जो एक मनोबल मिला है सेंट्रल फोर्सेस से, तो जो लोग घर में सोए रहते थे, नहीं निकलते थे, जैसे आप देख लीजिए मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, ये कई ऐसे सिटीज हैं जहां पर लोग घर से नहीं निकलते, उसी तरह कलकत्ता से लोग नहीं निकलते थे। तो अब लोग जो है तो भय मुक्त होकर के वोट देने जा रहे हैं और यही कारण है वोट का परसेंटेज किस तरीके से बढ़ा है और जिस तरीके से लोगों का रुझान है वो ये बता रहा है कि इस बार भय, भ्रष्टाचार, कटमनी और ये जो मुद्दे जो स्थानीय मुद्दे बने हैं वो इस बार पर वोट का रिकॉर्ड है। और ठीक है आते हैं सर आपके। हाँ जी अगर ये आप कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर, लेकिन पहले तो ऐसा लग रहा था कि टीएमसी बहुत पीछे है, तो क्या इस दौर की बात आप कर रहे हैं जहां पर ये कहा जा रहा था कि ये जो दूसरा दौर है वो ममता बनर्जी का एक मजबूत गढ़ है, मजबूत किला है? इसी दौर की बात कर रहा हूँ। देखिए ये जो ममता बनर्जी का ये जो ममता जी मत कहिए, ये कहिए कि दूसरे चरण में 142 सीटें हैं, जिसे पिछली बार 2021 में आप देखेंगे तो बीजेपी 135 सीटों में मात्र 18 सीट लाई थी और कुछ सीटें ऐसी थी जिसमें 10,000 वोटों से कम का अंतर था, उससे वो हार गई। तो इस बार आप देखिएगा जैसे नदिया है, उसमें पिछली बार उनको 9 सीटें मिली थी, यहाँ से वो डबल लाने की कोशिश करेंगे। 24 परगना नॉर्थ जहाँ से वो 5 सीटें लाए थे, तो वहां पर वो चाहेंगे कि वो डबल कर ले। और तीसरा जो था हुगली, वहां उनको 4 सीटें मिली थी, तो वहां वो तो डबल करेंगे। लेकिन जहां जहां नहीं मिली, जैसे कोलकाता एक भी सीट नहीं मिला, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिस्टिक पोर्ट है वहां पर, तो ये आर्थिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। हावड़ा देखिए वहां एक भी सीट नहीं मिली थी बीजेपी को। हावड़ा के 16 की 16 सीटें टीएमसी के पास थी, कोलकाता की 11 की 11 सीटें टीएमसी के पास थी। वर्धमान में भी 16 सीटें बीजेपी। हाँ, लेकिन नादिया में था, नादिया में 17 में से 8 और 9 का कॉम्बिनेशन था। जी वही मैं बता रहा हूँ। साउथ परगना में भी टीएमसी को, बीजेपी को मात्र 1 सीटें मिली थी। तो यहाँ जो कम मार्जिन वाले सीटें थे, ये बीजेपी की तरफ रुझान लेके जा रहा है। उसके कारण क्या है? बहुत सारे कारण पश्चिम बंगाल में। अब जैसे नादिया की जो 18 सीटें थी, तो इस जिले का जो मुद्दा है, कई इलाकों में नदियों का कटाव, विस्थापन एक बहुत बड़ा समस्या बन गई है। बुनकरों की आर्थिक स्थिति का, कच्चा माल में बढ़ती कीमतों का, यहाँ पर मथुआ समाज जो है वो बीजेपी की तरफ केंद्रित हो रहा है। और जो अनुसूचित जाति के जो आबादी है, जिसको एससी आबादी कहते हैं, रानाघाट या कल्याणी आप मंडलों में, वो भी इस बार बीजेपी की तरफ आता हुआ दिख रहा है। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, इस जिले के उत्तरी पूर्व में, जैसे मुझे जो अभी सूचनाएं मिली हैं, करीमपुर, तेहट्टा, कालीगंज, ये मुस्लिम समुदाय यहाँ पर अच्छी पकड़ जरूर है। लेकिन वहीं पर नवदीप श्री चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थल है शांतिपुर के कारण, जो पूरे विश्व में यहाँ की शांतिपुर और फुलिया साड़ी पूरे विश्व में फेमस है। ये हिंदू बहुल क्षेत्र कारण बीजेपी की तरफ रुझान बढ़ रहा है। ठीक है। 24 परगना अगर आप देखना चाहें तो यहाँ एसआईआर का मुद्दा बना था, संदेश खली इलाके में घटी घटनाएं और ये सब मुद्दा जो बनी है, वो एक बड़े मुद्दे के रूप में यहाँ पर बीजेपी की तरफ सपोर्ट कर रहा। मिल श्रमिकों के जो पेंशन, वही चीज है, वही बात है कि जो एसआईआर में जो वोट कटे थे, करीब करीब उतना ही का अंतर पिछली बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच रहा है। तो उस गैप को क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी भरने जा रही है? क्या सुब्रत दा, क्या हमें आप सुन पा रहे हैं? अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। टीएमसी के लोग अभी वैसे, हाँ, वैसे काफी बिजी भी अभी चल रहे हैं।
नीरज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। जरा आप लोग बताइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ने जाती है तो उसमें उसके मातृ संगठन आरएसएस का भी बहुत बड़ा योगदान होता है और पूरा एक तरह से कहा जाए कि निर्देशन करीब वहीं से होता है, उस बूथ लेवल तक मतदाताओं को पहुंचाने के लिए और बूथ को जीतने के लिए जो रणनीतियां होती हैं, आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान वहां पर रहा। इस बार का चुनाव बताइए जरा, आप लोग क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, चुनाव तो सबसे बड़ी बात है कि वोटिंग हुई है बहुत अच्छी, तो कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ तो है ही। और दूसरा, कहीं ना कहीं जो आज की डेट में है, हिंदू वोट, सनातन वोट इनको देख चुका है कि एक वर्ग की राजनीति कर रहे थे और ऐसा देश में हो नहीं पाएगा। शुरू में ये होता है कि आप पुराना देखिए कि ठीक है सर एक मिनट आपके पास आते हैं, जरा सुब्रत दा का एक भी रिएक्शन ले लेते हैं। सुब्रत दा, बहुत स्वागत है, हमें आप सुन पा रहे हैं सर? धन्यवाद, बोलिए जी। सर बताइए, क्या लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि पहले चरण का जो बम्पर वोटिंग और फिर दूसरे चरण की जो बम्पर वोटिंग, ये मैसेज दे रहा है बदलाव के लिए, चेंज के लिए। आप लोगों को क्या लगता है सर, क्या एनालिसिस है आपका? भाई देखो, ममता तो जीत रही है और मुझे तो लगता है पहले जैसे जीती थी, तीसरी दफा, ये चौथा दफा भी ऐसे ही जीतेगी। बीजेपी का तो मुझे कहीं आसपास से नहीं लग रहा है जो ये लोग वोट में जीतेंगे। ये जो लोगों का नाम जो निकल गया था और जो इलेक्शन कमीशन का जो पूरा काम हुआ, इसके अगेंस्ट में पूरा वोट है। बीजेपी के लिए पहले का जो शंका है वो बचाना ही मुश्किल होगा। ममता जीत रही है और मुझे लग रहा है पहले से ज्यादा सीट लेके जीतेगी। लेकिन जो वोट कटे हैं सर, उसके बारे में आप लोगों को भी काफी विरोध था कि ये जो वोट काटे जा रहे हैं, जानबूझकर काटे जा रहे हैं, पहचान करके काटे जा रहे हैं, तो नुकसान आप लोगों को नहीं होगा उससे? आप 27 लाख लोगों का वोट काटोगे और ऐसा एक क्लॉज लगाओगे जो आप और किसी स्टेट में नहीं लगाया, लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। ये तो पूरा लापरवाही है और एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित करने का बात है। और ममता ने काम भी ठीक ठाक किया है जी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लेके जो इन्होंने पूरा जो कैंपेन किया था, उससे इनका कोई आगे बढ़ने का कोई गुंजाइश मुझे नजर नहीं आ रहा है। इनके पास कोई लीडर नहीं है और आपका जो बंगाल का जो संस्कृति है, बंगाल का पूरा जो भावना है, उसका विपरीत इन्होंने बात किया है। आप बोलिए ऐसा क्या है, एक छोटा सा प्रोविंस में पूरा सेंट्रल लीडरशिप 2-3 हफ्ता बैठा रहे, ये क्या है कि लोग इसको अच्छी तरह देखते हैं? लोकल इश्यूज है, लोकल लीडरशिप है। ये पूरा जो बंगाल में जो मैंने तो देखा, मुझे नहीं लगता जो बीजेपी के लिए कोई बहुत अच्छा खबर आने वाली है। लेकिन एक अंदर खाने ये भी चर्चा चल रही है सर कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हटाने के लिए कांग्रेस भी चाह रही है कि ममता बनर्जी हटेंगी तभी उनकी एंट्री होगी, तो ऐसे में वो लोग भी आप लोगों के खिलाफ ही मतदान कराने के लिए कर रहे थे। ये चर्चा एक चल रही है, पता नहीं अब इसमें क्या सच्चाई है। आपको हटाने के लिए इश्यूज चाहिए। आप बोलिए बंगाल में क्या ऐसा कुछ खास हो गया जो लोग बीजेपी के लिए वोट दे? कोई नया कुछ हुआ है क्या? बंगाल को कुछ अच्छा कुछ बनाएंगे, इसमें कोई परिकल्पना बीजेपी लाई है? वही एक अनुप्रवेश का बात, कैटर स्मगलिंग, ये कोई इश्यूज होता है? और आपका भी तो 12 साल का जो रिकॉर्ड है सेंटर में, केंद्र में है, वो भी तो लोग देख रहे हैं। आपका जो पूरा जो रूल है बाकी राज्य में, आप बिहार में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दे सके, वो भी तो देख रहे हैं। और आप जो प्रॉमिस करते हो, आप दिल्ली में कहा था 2,500 रुपया देंगे, अभी तक आपने नहीं दिया, तो लोगों का जो विश्वास है वो बीजेपी के ऊपर भी तो घटा है। तो इस
इसलिए मुझे नहीं लगता बीजेपी के लिए कोई खास आशा है। नहीं, तो इसके जवाब में ये लोग कई बार हम लोगों ने चुनाव को लेकर में चर्चा भी की, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तापोसदा आज बैठे हैं, पहले भी चर्चा में रहे, दूसरे भी जो बीजेपी के प्रवक्ता रहे वो ये कहते हैं कि गोवा में तो टीएमसी 3,000 रुपये महिलाओं को देने का वादा करती है कि हम देंगे, पिछले चुनाव में जाकर वहां पर उन लोगों ने कहा, लेकिन जब बंगाल में देने का हुआ तो 1,500 दे रहे हैं, और वो आप लोगों से भारतीय जनता पार्टी ले ली कि हम लौटेंगे 3,000 रुपये देंगे। तो जुमला पार्टी हो गया ना, 15 लाख भी तो नहीं दिया। देखिए बीजेपी जो बोलता है वो करता नहीं है। लखपति दीदी नौकरी भी तो नहीं तो दिया। सर मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देते हैं, मध्य प्रदेश से जो दीदी दिया आप बोलिए ना, कहाँ इनका सुशासन हुआ। आप जो एक बोलिए, आप जो ये इतना खास का जो प्रोग्राम है, आजकल तो डॉलर 100 रुपया का पास पहुंच गया है, इसको लेके कुछ बोल रहे हैं। इतना जो इन्फ्लेशन है इसको लेके कुछ बोल रहे हैं, तो बीजेपी के पास बोलने का कुछ बचा नहीं है। और जहाँ एक अच्छा रीजनल लीडर है जी, उधर बीजेपी को आगे बढ़ने का गुंजाइश नहीं है। बंगाल के लिए कई घोषणाएं भी इस दौरान हुई, प्रधानमंत्री ने भी कई गारंटी दी, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कई गारंटी दी स्कूल और कॉलेजेस को लेकर। आपने बोली है ना, हाँ, एक चीज बोलिए जिससे हालत पूरा बदलेगा, ऐसा कुछ है। आपने उन्होंने कहा जो इन्फ्लेशन है वो कम होगा। इनका जो प्रोग्राम है, आप एक चीज बोलिए ना जिसमें कुछ आशा है, नई कुछ बात है। अनुप्रवेश का बात आप करेंगे, अनुप्रवेश का काम रोकने का काम ममता का तो नहीं है, वो तो बीजेपी का काम है ना। सेंट्रल की जो योजनाएं रही उसको बंगाल में लागू नहीं होने दिया गया, आयुष्मान लागू करेंगे, 7th पे कमीशन के बारे में हुआ कि हम लागू कर देंगे, उन लोगों ने ये भी कहा, और यूसीसी लागू करने की बात भी उन्होंने कही। तो आप जिस तरफ जा रहे हैं दूसरी तरफ से वो भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या प्रोग्राम है जिसमें आपका पूरा एक एवरेज आदमी का जीवन सुधरेगा? बीजेपी के पास बस बोलने का कुछ बचा नहीं है। इनके पास भी 12 साल का जो रिकॉर्ड है वो खास कुछ है नहीं। आप बोलिए ना डॉलर कितना हो गया, उसको लेके ये क्या बोल रहे हैं? लेकिन सर एक के बाद एक स्टेट तो ये लोग जीतते जा रहे हैं ना, सेंटर में भी लगातार तीसरी बार जीते तो जा रहे हैं, पर दूसरे पार्टी से लेके भी तो कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में इन्होंने जीता, कहीं ना कहीं तो रोक लगता ही है ना, एक नेचुरल लिमिट भी तो होता है। लोकसभा चुनाव में भी तो 240 में ही रुक गए थे ना। तो बंगाल में भी तो पहले कांग्रेस को बिहार में जो इन्होंने जुमलाबाजी किया, तो बंगाल में भी सर बंगाल में भी कांग्रेस को पहले लेफ्ट ने रोका, फिर टीएमसी ममता जी आई तो फिर टीएमसी ने लेफ्ट को रोका, तो टीएमसी को भी तो कोई रोक सकता है? कोई रोक सकता है ना। वो तो हर चीज बदलता है, हर चीज होता है जी। मुझे अभी 2026 में कोई बदलाव की स्थिति बंगाल नहीं दिख रही है। हाँ, कोई अभी स्थिति बदलाव की नहीं दिख रही है। आप कह रहे हैं कि ये वोटिंग बदलाव के लिए है, ये रिकॉर्ड मतदान जो हुआ है तापोसदा की बदलाव के लिए, लेकिन है बंगाल में टीएमसी बहुत कॉन्फिडेंट है आपसे ज्यादा। का जो पूरा शासन है और जो बीजेपी का जो प्रोग्राम है जी, ऐसा कुछ खास नहीं है। जहाँ बीबी को हटाने के लिए इनको पर्याप्त लोगों का समर्थन मिलेगा। तापोसदा ठीक है भाई। हाँ, तो बस भाई इस बात की जो स्थिति बन रही है, हाँ, और इस बात जिस तरीके से निकल रहा हूँ। थैंक यू सर जी। देखिए, इस बार का जिस तरीके का रुझान है लोगों में, और इस बार जिस तरीके की पोलिंग हो रही है, सबसे बड़ी चीज है पोलिंग। लोग घर से बाहर निकले हैं, एसआईआर की जबरदस्त मार हुई है, उसके बाद जाके हर एक व्यक्ति को ये समझ में आया है कि हाँ भैया, वी आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द पोलिंग एंड वी शुड गो एंड पोल। और अपने वोट को उन्होंने कास्ट करने में कहीं से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।
और ये होने से बहुत बड़ा लोकतंत्र में जो है एक आप कह सकते हैं लोकतंत्र की जीत हुई। अभी मैं इनको बता दूं, अभी हेमंत जी भी कुछ आंकड़े बता रहे थे, मैं आपको बता दूं। देखिए, अभया का जो आंदोलन हुआ ना, वो कोलकाता क्षेत्र में हुआ और कोलकाता में लोगों को प्रभावित किया। आज भी लोग भूल नहीं पाए, क्योंकि जिस तरीके से क्राइम सीन को वहां पे चेंज किया गया और जिस तरीके से, आपको मैं बताऊं, एक महिला जिसके साथ जबरदस्ती की गई, उसके बाद उनको मारा गया, रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हो गई, वो एक प्रेस किए हुए कपड़े के ऊपर उनकी बॉडी पड़ी हुई है, उसके ऊपर एक और प्रेस किया हुआ कपड़ा से ढका हुआ है, बगल में लैपटॉप रखा हुआ, उसके बगल में उनके चार्जर रखे हुए हैं, चप्पल जो है 2 बगल बगल रखे हुए हैं। तो इस तरीके से कोई क्राइम सीन होता है क्या? जबरदस्ती हुई है ना, जबरदस्ती वहां दिखेगी उस तरीके के। तो क्राइम सीन के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ये सारे के सारे लोग वहां जानते हैं और आज भी खार खाए हुए हैं। कोलकाता में 16 सीटें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी 10 से ज्यादा सीटें रहेंगी कोलकाता। 11 में से 24 परगना में, जी आप कुछ कह रहे हैं? 11 में से 10 सर, आप कह रहे हैं? 16 है ना, 16। अच्छा, कोलकाता में 16 सीटें हैं, उससे 10 अच्छा कोलकाता की, जी हाँ। उत्तर 24 परगना में 35 सीटें हैं। उत्तर 24 परगना में 2024 के इलेक्शन में ही हमारे काफी जगहों पे लीड थी। हम ये मान के चल रहे हैं कि वहां पे हमारी 30 सीटें आएंगी। और दक्षिण 24 परगना में काफी मतभेद है और वहां पे आईएसएफ का भी काफी बहुत बड़ा रुझान दिखा है। हम वहां पे अपने आप को 10 सीटों में रखते हैं। पिछली बार आपको एक सीट भी नहीं थी वहां पर? जी सर, मैं खुद साउथ 24 परगना के दायित्व में था और वो कितना टफ एरिया वो मुझे मालूम है। और हावड़ा में 16 में से 15 सीटें हमारी निकल रही हैं, हुगली में 18 में से 15 सीटें हैं हमारी, नदिया में 17 में से 15 सीटें हैं हमारी और पूर्व मेदिनीपुर में 11 में से 10 सीटें हमें मिली। तो आप ये मान के चलिए, इस बार आज जो पोलिंग हो रही है उसमें 105 में से 105 से 110 सीटों के बीच में हमारे पास जो है सीटें आने की पूरी संभावना है। जिस तरीके का रुझान दिखा है, मैं सारे न्यूज चैनल्स में भी देख रहा था और पिछले 2-3 दिनों से जैसा रुझान था, लोग बसों में, ट्राम्स में, उसके बाद लोकल ट्रेन में आते जाते घूमते हुए भी लोग एक ही बात कहते थे, बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए, और उसके बाद वो चुप हो जाते थे। और इसमें से मैंने आपको कैटेगराइज करके बताया भी कि महिला सुरक्षा नंबर 1 पे है, नौकरी है दूसरे नंबर पे और तीसरी हेल्थ केयर है। हेल्थ केयर मतलब वहाँ चरमराया हुआ है। ये जो डॉक्टर्स की हत्या हुई है उसके बाद वहाँ पे जो आरजेकर के इमरजेंसी विभाग को तोड़ दिया गया था, उसके बाद से वहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों के अंदर जो है गुस्सा है और वो ये गुस्सा जो है इस बार आज लोगों ने वोट के माध्यम से टीएमसी को जवाब देने का काम करेगी। आप देख लीजिएगा 4 तारीख को जब रुझान आने शुरू होंगे तो एक लाइन से, एक धड़े से जो है भाजपा आगे की तरफ प्रस्थान करेगी। ठीक है नीरज जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। क्या आपको लग रहा है परिवर्तन चाहिए का जो नारा प्रधानमंत्री दे रहे थे या प्रधानमंत्री जिसको समझ रहे थे और जो उन्होंने इस पूरे पहले फेज और दूसरे फेज के कैंपेनिंग में, रोड शोज में और पब्लिक मीटिंग्स में लोगों के से जो कनेक्ट हुए थे, उसको जो समझा, उसको आज गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान उन्होंने एक बार फिर से वही दावा किया। आपको भी लग रहा है कि वहां पर ये बदलाव के लिए, जब मैसिव पोलिंग होती है तो वो बदलाव के लिए ही है, या कभी कभी तो सत्ता के पक्ष में भी आ जाता है? ये सत्ता जब भी बदलती है ना तो पब्लिक जो लोग हैं वो देखते हैं। अभी इससे पहले जब कम्युनिस्ट पार्टी का था, उसके बाद ममता जी जब आई थी तो ममता जी के लिए बहुत लोगों की उम्मीदें थी। सनातन के जो हिंदू वहाँ के रहने वाले हैं वो भी महिला प्रशासन आएगी तो बहुत अच्छा करेंगी, बहुत सारी चीजें करेंगी। तो वो जो उम्मीदें थी धीरे धीरे कम होती नहीं, और उसके बाद इनका जो बदलाव आया हिंदू कम्युनिटी के लिए मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ ज्यादा पक्षपात हुआ, उससे धीरे धीरे इनकी छवि खराब होती चली गई। आप ये देखिए, हमेशा इनका जब भी पक्ष रहा, हिंदू अगर यात्रा निकलनी हो तो उसको लेके हिंदू यात्रा को रोक दिया गया। एक बार तो ऐसा हुआ कि मुहर्रम और वो एक साथ पड़ा तो बोले कि
यात्रा नहीं निकलेगी हिंदू की और उनकी निकलेगी तो बल्कि कोर्ट से करना पड़ा। तो ये सब देख रहा था हिंदू समाज, वो सनातन समाज सब देख रहा था। तो कहीं ना कहीं जब उस तरफ गया तो फिर उसके बाद इनका सेकेंड फेज ये आया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, जो क्रिमिनल्स थे, जो वो लोग थे, वो जो उगाई करते थे लोकल मार्केटिंग में, कोई मकान बिकना है तो वो उगाई करते थे, वो इनके साथ आ गए। बेसिक बात बता रहा हूं मैं आपको। तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे ममता जी भी उधर, और तीसरा इनका जो सबसे ज्यादा रहा कि इन्होंने आए घुसपैठियों को बसाया, उनके कार्ड बनवाए, और उनके जैसे केजरीवाल ने यहाँ सोच लिया था कि झुग्गी डलवा देंगे और उसके बाद कोई, जैसे उनका भी एक बयान था कि इस जन्म में तो मोदी जी ने हरा सकते। तो ये जो घमंड आता चला गया ना, तो जनता को वो दिख गया। और जब घमंड लीडर को आ जाए तो नीचे के कार्यकर्ता को क्या घमंड आ जाता है, तो वो तो देखने को मिला। सरकारी एजेंसियों को बदमाशी करने लगे, मुस्लिम कम्युनिटी हिंदुओं को कुछ समझ ही नहीं, घर में से निकाल के मारने लग गए, खाली करने लग गए लोगों का, लोग वहां से भागने लग गए। तो कहीं ना कहीं तो समाज में, जब समाज एक बार देख लेता है ना कि ये हमारे पक्ष की बातें नहीं करने वाले और ये सबको समाज एक साथ नहीं देखने वाले, एक ही तरफ देखने वाले हैं, तो बदलाव तो आता ही है। लेकिन एक चीज, और वो बदलाव देख रहा है, लेकिन एक चीज तो है ना, देख रहा है। और उसमें एक कारण और भी मैं बता देता हूं कि बेरोजगारी, 7,000 तो फैक्ट्रियां चली गई, उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को जो लोग सोच रहे हैं कि हमको सबसे पहले तो रोजगार चाहिए, रोजगार के बाद हमारा जो धर्म है, हमारी जो आस्था है वो बची रहनी चाहिए, यही सोचता है ना कि सरकार हमारी कैसी होनी चाहिए, जो लास्ट सीढ़ी पे बैठा हुआ आदमी न्याय मिल जाए, पुलिस तो उनकी सुनती ही नहीं थी। तो वहां पे विरोध पूरा का पूरा हो गया, और जिस तरह से अहंकार में डूब गई तृणमूल कांग्रेस, और कम्युनिस्ट के जो लीडर्स थे, जो गलत लोग थे, वो तृणमूल कांग्रेस ने अपने पास लेके और वही ढर्रे पे चली। इसलिए विरोध तो इस बार बहुत है, बहुत परेशान है पब्लिक। लेकिन एक चीज तो है ना नीरज जी कि पोलराइजेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी बात आप कर रहे हैं। तो वो जिस तरफ की बात आप कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, तो सनातन पोलराइज भी अगर होता है तो उसमें बहुत लोग दूसरी तरफ भी जाते हैं। दूसरी तरफ का जो है वो पोलराइज होता है तो उसका मैक्सिमम एक ही जगह कंसोलिडेट होकर वो जाता है वोट। तो फायदा नुकसान इस बार थोड़ा सा बटा है, वो भी बटा है। कांग्रेस इधर कह रही है, कांग्रेस इनको खुद ही कह रही है, कांग्रेस आपस में लड़ रही है, और वो जो आपके मस्जिद वाला आपने जहांगीर, क्या नाम है, हुमायूं, वो उधर जा रहा है, कुछ वोट उधर जा रहा है। अभी एक आज की घटना में देख रहा था, महाराष्ट्र की एक घटना थी, आप देखिए ना इनके अंदर क्या भावना हो रही है। अब ये नहीं देख रहे हैं कि ममता बनर्जी ही रहनी चाहिए, ये हुमायूं की तरफ ही जा रहे हैं। वहां पे गार्ड को ये बोला तेरा नाम क्या है, सिर्फ इसी बात पे गोली मार दी गई। तो अब ये देखिए जनता देख रही है ना, यहाँ का हिंदू देख रहा है ना कि अगर ये हालात रही, हम किसके साथ खड़े हो, हमारे साथ जो खड़ा हो। ममता दीदी ने तो बहुत बड़ी गलती करी है कि जो हिंदुओं के साथ खड़े नहीं हुए, और ये ममता बनर्जी छूटने वाले नहीं है। चाहे केजरीवाल जी भी यहाँ चले गए थे, वो भी छूटने वाले नहीं है। बाकी आप देख लीजिए, लालू जी को लाए थे ना लोग, मैं वहां पे भी थोड़ा सा जाना चाहूंगा, किस लिए आए थे? गरीब लड़का आएगा, गरीब सीएम आएगा, गरीब बनेगा, जनता को क्या किया उन्होंने? जब अपनी राह से भटक जाता है ना, तो पब्लिक जब देख लेती है ना, पब्लिक को पहली बार 5 साल 10 साल 15 साल देख लिया पब्लिक ने, अब कितना दिखाएंगे ये? अब ये जो भटकाव है, ये जरा हम हेमंत जी से समझेंगे कि संघर्ष से निकलकर जो आए लोग वो भटक क्यों जाते हैं, और उन लोगों के खिलाफ इस तरह के आरोप जो लगते हैं उसके पीछे की वजह क्या, जरा हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले तापोस दा के पास जरूर आएंगे। तापोस जी जरा बताइए, ये पोलराइजेशन की बात हो रही है, तो आप जरा बताइए, क्योंकि आप उस इलाके से आते हैं सर। पहले दौर की जब बातचीत हो रही थी तो आपने बताया कि उस इलाके से जो कभी एक तरह से कहा जाता था कि एक तरफा वोट जाता है ममता दीदी के पास, तो अब तो और भी खुला हो गया एनालिसिस। समझ पा रहे हैं कि हुमायूं कबीर का भी इम्पैक्ट इस चुनाव में है, दिखा है।
आप स्पेसिफिक तो मुर्शिदाबाद की बात कर रहे हैं ना? देखिए हम मुर्शिदाबाद के जरिए उस पूरे इलाके की, उस पूरे वोट बैंक की। मैं समझ गया। देखिए मैंने उस दिन जब एक्सप्लेन मैं कर रहा था तो हुमायूं कबीर जो है ये पहले कांग्रेस में हुआ करता था, ममता बनर्जी की कांग्रेस नहीं थी। और ये जो थे भाई साहब, ये अधीर रंजन, इनको जब सीपीआई सीपीए वाले अटैक करते थे और जबरदस्त अटैक होता था कांग्रेसियों पे, तो उस समय उनको बचाने का काम किया करता था। ये उस समय मतलब बहुत बड़ा कोई नेता वगैरह नहीं था, ये केवल बाहुबली टाइप का था, वो भी छोटे स्तर का। बाहुबली भी नहीं कहेंगे आप, मतलब समझ लीजिए मस्तान टाइप का एक व्यक्ति था। और ये जो है अधीर रंजन के लिए इस तरीके से वहां पे काम करता था। बाद में क्या हुआ कि जब ममता बनर्जी ने अलग एक पार्टी बना ली और उसके बाद फिर उसके साथ वो जुड़ गए, टीएमसी के साथ वो जुड़ गए, तो ये भी टीएमसी के साथ हो गई। अब आज की डेट में, आज की सिनेरियो अगर देखें तो हुमायूं कबीर जो है वो एक अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं, उन्नयन पार्टी कुछ तो है, और वो बाबरी मस्जिद बना के उससे फंडिंग जो है कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हर एक जगहों से। अच्छा खासा फंड भी मिला है, मैंने जो सुना है। और अधीर रंजन जो है वो कांग्रेस की मतलब एक तरीके से समझ लेते हो अंतिम व्यक्ति के तौर पे वहां पे संघर्ष में लगे हुए। तो ये दोनों लोग अस्तित्व की लड़ाई वहां पे लड़ रहे हैं। इसके अलावा टीएमसी है और भाजपा है। भाजपा ने पिछली बार साफ तौर पे ये कह दिया था और करके भी दिखा दिया कि बहरमपुर की सीट और मुर्शिदाबाद के जो एमएलए निकले गौरीशंकर, तो इसमें ये बिल्कुल से साफ हो गया कि वहां के मुर्शिदाबाद के हिंदू जो हैं वो भाजपा को लाइक करते हैं और भाजपा के लिए अपना वोट पोलिंग करते हैं। इस बार जो बिखराव होगा मुस्लिम वोटों का वो हुमायूं कबीर इनके टीएमसी में और इनके में होगा अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि ये तीनों लोग अस्तित्व की वहां लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज सुनने को मिला इस दौरान सर कि पिछली बार टीएमसी को मिली थी। मुझे जहां तक लगता है इस बार 2 सीटें टीएमसी को मिल जाए बहुत बड़ी बात है। बहुत तगड़ा बिखराव होगा और चौंकाने वाले रिजल्ट रहेंगे इस बार मुर्शिदाबाद। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हुमायूं कबीर डिस्टर्ब करेंगे तो उसका फायदा उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और नुकसान टीएमसी को मिलेगा। लेकिन सर इस बीच एक चीज और देखने को सोशल मीडिया पर देखने को मिली कि यूसुफ पठान टीएमसी उनको लेकर आई गुजरात से अधीर रंजन के खिलाफ और चुनाव लड़े, जीते। अधीर रंजन चुनाव हार गए, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट उनका आया, नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ कर रहे थे वो गुजरात में। गुजरात में खड़े रहते हैं तो कहते हैं कि हाँ वहां पे मतलब भाजपा ही आएगी, और यहाँ पे जब वो चुनाव लड़ते हैं तो टीएमसी के टिकट पे लड़ते हैं। और देखिए इसमें बहुत बड़ी सीख भी है कि वो जब वहाँ पहले ये सोचते थे कि सेकुलरिज्म है और हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, और कांग्रेस इस तरीके की जो है चीजों को लॉलीपॉप देने की कोशिश करती थी। जो लॉलीपॉप देते थे, यूसुफ पठान बाहर से आए, उनको हरा के चले गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एलओपी हुआ करते थे, एलओपी को हरा के चले गए, वोट कंसोलिडेशन हुआ मुस्लिमों का। तो ये तो साफ साफ उनको समझ में आ गया कि भैया ये जो है जब इनके अपने भाई बंधु मिल जाते हैं तब फिर वो किसी को नहीं देखते। तो खैर, लेकिन इस बार उन्होंने काफी जोर लगाया। सचिन पायलट भी उनके प्रचार में वहां मुर्शिदाबाद में आप देखा जाए अधीर रंजन को कौन लाइक करता है क्या है। जो मुझे वहां लग रहा है अधीर रंजन को पता नहीं कितना वोट मिलेगा, शायद देखते हैं वो। लेकिन टीएमसी और इनके हुमायूं कबीर के बीच में तगड़ा संघर्ष है, वो तो दिख रहा है। ठीक है, हेमंत जी जरा बताइए, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं आखिर ममता बनर्जी इस तरह से निकली, कांग्रेस से निकली, अपनी पार्टी उन्होंने बनाया, संघर्ष किया और संघर्षशील महिला के तौर पर एकदम सादगी वाली जो छवि उनकी थी उसके आधार पर हम उनको देखते रहे। और आज जब हम चुनाव में देख रहे हैं तो उनके खिलाफ एक से एक आरोप लगाए जा रहे हैं। यही स्थिति अरविंद केजरीवाल का भी हम लोगों ने नीरज जी एग्जाम्पल दे रहे थे, लालू जी का भी, उनका ऐसे कई ऐसे लोग हैं संघर्ष से निकल कर आए, उन पर विश्वास हुआ, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ जिसके खिलाफ जिन मुद्दों के खिलाफ वो आए उन्हीं में वो भी घिर गए, उन्हीं में वो भी रंगते हुए दिखाई दिए। ऐसा क्यों? आनंद, देखिए जीवन की 3 मूल बातें हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे और आपके सभी के जीवन में। पहला है कि रोटी कपड़ा मकान,
जिस राज्य की कानून व्यवस्था सरकार रोटी कपड़ा मकान में भ्रष्टाचार कटमनी है से लिप्त होगी, वहां जनताओं के खिलाफ होगी। दूसरी चीज होती है सामाजिक न्याय। लोगों को अगर न्याय नहीं मिलता है, न्याय उनके पहुंच में आसान नहीं होती है, जिसको कहते हैं राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था, तो लोगों में शुद्धपन आ जाता है, लोग अंदर अंदर डरने लगते हैं और फिर सरकार के खिलाफ उंगलियां उठाने लगते हैं। और तीसरा होता है लोगों का विकास। हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में बदलाव आए, लेकिन अगर बदलाव नहीं आकर के वो कहीं स्थिर हो जाता है तो कुंठा उसके जीवन में आ जाती है। और ये तीनों चीजें किसी भी राज्य के, सरकार के, देश के कह लीजिए, या व्यक्ति के जीवन में या परिवार में या समाज में बदलाव का कारण बनता है। निडर वातावरण, लोकतंत्र का जो उत्सव आज जिस तरीके से निरंतर भागीदारी महान जनता का, बंगाल की महान जनता का दिख रहा है, जिस तरीका से बम्पर जिसको कहते हैं वोटिंग हो रही है, वो क्या बता रहा है कि लोगों के मन में भय नहीं था? क्या लोगों के अंदर डर नहीं था? आज क्यों लोग इतने निडरता के साथ जा रहे मतदान केंद्र पर और शाम तक लाइन लगा के, कतार लगाकर मतदान करें? क्या मतलब? ये बताता है कि भय से मुक्त वातावरण हर व्यक्ति चाहता है। मतलब कानून व्यवस्था कमजोर हुई तो चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वामदल की सरकार हो। अब याद कीजिएगा, इस चुनाव में भवानीपुर से सिंगूर तक हॉटसेट का मामला है, और सिंगूर वो जगह, ऐतिहासिक जगह है जो इतिहास बदल डाली थी। याद होगा, वही सिंगूर जहां पर वाम दल को ममता जी ने उखाड़ फेंका था। किसके बदौलत? ममता जी यही कह के आई थी कि हम कानून व्यवस्था सुधारेंगे, रोटी कपड़ा, जिसको मां मानू तो माटी कहते हैं आप। तो ममता जी कहां भूल गई? जब रक्त रंजित हो रहा था, माटी खून से लहूलुहान हो रहा था, वहां मानवता कहां चली गई? आरजी जैसे घटना घटी जहां आज तक एक भी पकड़ा नहीं गया, एक भी अपराधी को साबित नहीं हुआ, तो उसको कहां मानुष की बात हो गई? मां मानुष माटी का जो मतलब है, जिस माटी के लिए आप लड़ रहे हैं उस माटी पर किसी और लोगों का कब्जा हो रहा है, तो लोग वहां आपके खिलाफ नहीं हुए तो और होगा क्या? ये इस चुनाव का सबसे मेन मुद्दा है और लोगों के अंदर अंदर सुलगने का ये कारण है। लोग साइकोलॉजी नहीं समझ रहे हैं, लोग प्रेजेंट कंटेंट्स को देख रहे हैं, वो ऐसा किया नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, और ये बहुत बड़ा चेंजेस लाने वाला। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार जो लोगों में परिवर्तन आ रहा है वो इसी कारण से आ रहा है। इस चुनाव की खास बात क्या है? देखिए जी, और थोड़ी सी स्विंग चलेगी ना तो बीजेपी निकल जाएगी। कारण क्या? तो मैं एक फैक्ट बताता हूँ आपको। ये मान रहे हैं कि दोनों पार्टियां 100 से ऊपर की सीटें मांग रही थी पिछले चुनाव में, 93% का वोटिंग रेट हुआ। मान रहे हैं इस बात को आनंद जी? जी जी। तो जब 100 सीटें दोनों में है तो फाइट कितने में? 94 में। और 94 सीटों में बीजेपी मामूली अंतर से कई सीटें हार गई थी। उसमें थोड़ा भी स्विंग होता है तो वो शिफ्ट कर जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए सोनारपुरा दक्षिण का, वहां 2 हीरोइनें हैं, 2 आर्टिस्ट हैं, एक अनुरुति मित्रा है और एक हमारी वो जो रामायण की कलाकार थी, वो इसमें काम कर रही है, गांगुली, रूपा गांगुली। यहाँ पर जिस तरीके से अमित शाह ने रोड शो किया और जिस तरीके से वो उन्होंने हिंदू बहुमत को वहां पर लाने की कोशिश की, वही चीज कलकत्ता में देखिए 55% से ऊपर मुस्लिम वोट है वहां पर। वो पूरा आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र है। तो भाजपा चाहेगी कि यहाँ पर हम किसी भी रूप में हम अपना कब्जा जमाएं, और भवानीपुर में मात्र 28,000 वोटों से जो अंतर था उसको पाटने की कोशिश करेगी। वही चौरंगी पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत हॉट सीट है, ये राजनीतिक दिशा तय करेगी। यहाँ पर ये सीटों में भी आप देखिएगा कि आखिर है क्या, और कलकत्ता ये क्या बोलते हैं इसको, ये हॉट सीट क्यों बना? तो यहाँ SIR का मामला आया था, बहुत लोगों की नाम कट गए थे, वो विवाद का कारण बन गया था, हमेशा सुर्खियों में रहा था। कलकत्ता का शहरी और राजनीतिक क्षेत्र में TMC की पकड़ बहुत अच्छी है, लेकिन भाजपा के जो संतोष पाठक हैं वो TMC के नन्ना बंदोपाध्याय को बहुत जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। वही सिंगूर वाला मामला में आप जो देख रहे हैं उसमें सत्ता की परिवर्तन क्यों नजर आ रही है? क्योंकि ये पश्चिम बंगाल का वो जगह है जहां से TMC के बेचाराम बनना
और ये अरूप कुमार दास लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मामला है वो घुसपैठ, तस्करी, राजनीतिक हिंसा, ये बहुत सारे फैक्टर्स बन गए हैं और ये फैक्टर वहाँ के लोगों को चेंज के लिए कंपेल कर रहा। हाँ। अब नीरज जी जल्दी से जरा ये बताइए कि उसके बाद फिर हम दादा के पास जाएंगे और उनसे इस चर्चा का और नतीजे के आने के पहले का एक कमेंट लेंगे, लेकिन पहले जरा आप ये बताइए कि हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसके तरफ ज्यादा वोट जा रहा है, अपने अपने हिसाब से सब आकलन कर रहे हैं। ममता बनर्जी, भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है या जो एनालिसिस कुछ लोगों का है उसमें, अगर ममता के खिलाफ जा रहा है तो ममता बनर्जी हारेंगी या बीजेपी जीतेगी? देखिए, दो तीन चीजें हारेंगी तो ममता बनर्जी, मतलब तो ये पोलिंग जो है हारेंगी। ममता के अगेंस्ट में है या बीजेपी के फेवर में है, अगर हम बीजेपी की बातों को ही माने तो? नहीं, देखिए, बीजेपी को 12 साल से देखा है केंद्र की सरकार, और जिस जिस प्रदेश में सरकार बनी, अगर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का ले लें, क्योंकि कलकत्ता के बिल्कुल पास में ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के लोग कलकत्ता में ज्यादातर, तो उसके हिसाब से देखिए जो उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर अच्छे हुए हैं, जिस तरह से विकास हुआ है, तो वो जो उत्तर प्रदेश से लोग जा रहे हैं, वहां पे जो रह रहे हैं, वो ये देख रहे हैं, वो तो बीजेपी, उसके लिए बीजेपी जीत रही है कि अब बीजेपी ने जनता के मन में अपनी जगह बना ली है। अच्छा, तो क्या भवानीपुर के बारे में जिस तरह से अभी हेमंत जी कह रहे थे, भवानीपुर क्या अगर हम दिल्ली के नई दिल्ली सीट से करें तो उसी तरह का कि वहां पर लोग हर प्रदेश के लोगों का वहां पर वोट बैंक है, वही भवानीपुर में भी देखने को मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आप देखिए, योगी जी गए हैं तो योगी जी का कितना फर्क पड़ा है ना, तो वो नई दिल्ली वाला ही वहां पे भी आएगा। और दूसरा, ममता बनर्जी को आप ये देखिए ना कि जैसे दिल्ली में त्रस्त हो गए थे लोग केजरीवाल से, झूठ पे झूठ बोल के, और कुछ नहीं करना, सिर्फ बोलना ही बोलना है। अगर किसी ने जवाब दिया तो उसका उल्टा जवाब देना, वही ममता जी और केजरीवाल के बयानों में कहीं सिमिलर सारी चीजें आप कहीं पे भी देखिए, वो एक से बयान रहते हैं सबके। ठीक है। तो जब अब आपने पूछा तो क्या सामने वाला सेटिस्फेक्शन मांगता है ना, अब जनता तो सब कुछ देख रही है ना। आप रोजगार जिसको चाहिए, जिसके बच्चे के रोजगार, 7,000 कंपनियां चली गई, आपकी इकोनॉमी डाउन हो रही है, आपकी गुंडे डकैतियां डाल रहे हैं। अब आप एक बयान बड़ा मैं याद दिला देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और एक बहुत अच्छे उनके चाचा ही नेता थे, बोले ये छोटे मोटे कार्य होते रहते हैं, वहाँ निठारी वाला कांड इतना बड़ा हो गया था। तो जब नेता जनता के अंदर इमोशन, जनता के बारे में सोच ही नहीं सके, उसके अंदर इमोशंस नहीं रहे जनता के प्रति, जनता के प्रति अपने नहीं रहे, वो भी तो एक बड़ा फैक्टर, हाँ बिल्कुल, वो बड़ा फैक्टर होता है। सर, एक आखिरी कमेंट इस चर्चा का, फिर उसके बाद तो हम लोग चार को भी तो मिलेंगे। अब बता दीजिए आप 294 में कितनी सीटें दादा, फिर हम लोग चार को उस पर बात करेंगे। हेमंत जी भी हैं, नीरज जी भी हैं। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी देखिए, फर्स्ट फेज वाला जो 152 था उसमें 80% के आसपास हमें मिलने की पूरी उम्मीद है, तो 125 के आसपास आप उसको लेकर रख लीजिए, तो बिटवीन 122 और 125, और यहाँ पे 105 से 110 के बीच। तब तो आप लोग बम्पर जीत के साथ आप लोग सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। बम्पर जीत रहे हैं और हमारा वोट परसेंटेज 58% के आसपास जाएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब एनालिसिस हम आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि अभी 3 तारीख तक तो हम लोग करेंगे, 4 के फैसला आने के पहले फिर मिलेंगे। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तपोसदा आपका, हेमंत जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और नीरज जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सुब्रत भी जुड़े, उनको आगे भी कहीं जाना था, इसलिए कुछ समय के लिए ही हमारे साथ रहे और अपना वक्त उन्होंने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। किसका होगा बंगाल, अभी इस पर तो सवालिया निशान लगा ही है। 4 तारीख को ईवीएम खुलेगा और साफ हो जाएगा कि जब बंगाल की जनता ने इस बार क्या मन बनाया है, किसके लिए। क्या चौथी बार ममता होंगी या भारतीय जनता पार्टी उनका रास्ता रोककर सत्ता पर वो काबिज होगी, ये एक बड़ा सवाल, और 4 तारीख को साफ हो जाएगा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा।